हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में हम लोग आज रिवीजन करेंगे, ठीक है भैया। तो आज हम लोग का बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। देखो, यू हैव लर्न अबाउट ऑल लिविंग सेल हैव to be provided with a nutrient O2 and other essential substance also the waste और harmful substance produce। अभी हम इससे पहले ब्रीथिंग वाले चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं, तो वहाँ पे हमें क्या मालूम पड़ा कि यू हैव लर्न ऑल लिविंग सेल हैज टू बी प्रोवाइड विथ अ न्यूट्रिएंट। जो हमारे शरीर में जितने भी सेल हैं, ऑल लिविंग सेल, हमें उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना पड़ता है, O2 प्रोवाइड करना पड़ता है। और इसके बदले में कुछ हमारे जो कुछ क्या मतलब मोस्टली जो सेल होते हैं CO2 के फॉर्म में या हमारे कुछ हार्मफुल सब्सटेंस वेस्ट होता है वो प्रोड्यूस करते हैं। और किसके जरिए प्रोड्यूस करते हैं, ये सारा चीज़ कहाँ पे डाल देते हैं, ब्लड में ही तो डाल देते हैं। ब्लड ही तो एक जरिया होता है जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने के लिए सेल के पास, और सेल के थ्रू जो CO2 या वेस्ट जो होता है वो बाहर निकालने के लिए ये हमारा ब्लड ही तो एक जरिया है, ठीक है। बोल रहे हैं हैव टू रिमूव कंटिन्यूसली फॉर हेल्दी फंक्शन ऑफ द टिश्यू। दिस इज देयरफॉर एसेंशियल टू हैव द इफिशिएंसी मैकेनिज्म। और अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो हमारे अंदर से जो मैकेनिज्म शरीर के अंदर चलेगी बहुत इफेक्टिवली चलेगी, बहुत इफिशियंसी चलेगी फॉर द मूवमेंट ऑफ दिस सब्सटेंस टू द सेल एंड फॉर्म द सेल, ठीक है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल हैव इवॉल्व डिफरेंट मेथड ऑफ द ट्रांसपोर्ट। अरे भैया, अलग अलग एनिमल, अलग अलग ग्रुप ऑफ एनिमल, अलग अलग मैकेनिज्म, भाई जाहिर सी बात है अलग अलग मैकेनिज्म रखेंगे। जैसे कि अब सबसे पहले इनवर्टिब्रेट की बात कीजिए तो सिंपल इनवर्टिब्रेट में आ जाए, सिंपल ऑर्गेन लाइक स्पॉन्जेस, सिलेंटेटा एंड प्लेटफॉर्म जैसे ये सारे लोग, तो ये सर्कुलेट करते हैं वाटर के जरिए, वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू आउट देयर बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी में वाटर भर जाता है, इसी जरिए जो इसेंशियल सब्सटेंस आते हैं वो आ जाते हैं इकट्ठे, और जो वेस्ट होता है वो एक साथ ही निकल जाता है। टू फैसिलिटेट टू द सेल टू चेंज ऑफ चेंज दिस सब्सटेंस मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशलाइज फ्लूइड। अब बोले हैं कि कॉम्प्लेक्स में आ जाओ, मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ये सारी चीज़ मतलब स्पेशल फ्लूइड पाया जाता है, फ्लूइड पाया जाता है विद इन देयर बॉडी टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ सच मटेरियल। बोले हैं कि ये सारी चीज़ ट्रांसपोर्ट करने के लिए न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन और इसेंशियल सब्सटेंस या कुछ हमारे क्या नाम है एंटीबायोटिक, ये सारी चीज़ें हमें ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक स्पेशल फ्लूइड पाया जाता है, इसी जरिए सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं। ब्लड इज अ मोस्ट कॉमनली यूज फॉर द बॉडी फ्लूइड बाई मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म। ऑल हायर ऑर्गेनिज्म की मोस्ट ऑफ द ब्लड एक ऐसा कॉमनली यूज मतलब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड एक मोस्ट कॉमनली चीज़ होती है जिसकी वजह से सारी चीज़ें उसी में डाल दी जाती है और उसके जरिए हर एक चीज़ ट्रांसपोर्ट हो जाता है। लेकिन सारे हायर ऑर्गेनिज्म की मोस्ट हायर ऑर्गेनिज्म मोस्ट इंक्लूडिंग द ह्यूमन फॉर दिस पर्पज, ठीक है। एंड द बॉडी फ्लूइड इज अ लिम्फ। बोले दूसरा बॉडी फ्लूइड कौन सा होता है, लिम्फ होता है, ठीक है। आल्सो हेल्प इन अ ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। यहाँ पे सर्टेन सब्सटेंस लिखा है, मोस्टली सब्सटेंस नहीं, सर्टेन। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है। अब तो हम लोग पढ़ते हैं ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड जेनेटिक टिश्यू। ब्लड एक स्पेशलाइज्ड जेनेटिक टिश्यू होता है, इनके अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, एक फ्लूइड मैट्रिक्स, एक प्लाज्मा और एक फॉर्म एलिमेंट। फ्लूइड मैट्रिक्स होते हैं, प्लाज्मा होते हैं, फॉर्म एलिमेंट होते हैं। फ्लूइड मैट्रिक्स होते हैं, प्लाज्मा होता है, फॉर्म एलिमेंट। अब प्लाज्मा, सबसे पहले हम लोग प्लाज्मा में आ जाते हैं। तो प्लाज्मा एक भूसे स्ट्रॉ कलर होता है, विचर फ्लूइड होता है, जाड़ा होता है, नियरली 55% ऑफ ब्लड में होता है, मतलब करीब करीब ब्लड का 55% कौन होता है, प्लाज्मा, ठीक है। नियरली 55% कौन होते हैं, प्लाज्मा। ब्लड का 55% कौन होता है, प्लाज्मा। तो इट इज अ स्ट्रॉ कलर, भूसी, भूसी स्ट्रॉ मतलब पेल येलो मतलब भूसी कलर ना। और बिचर फ्लूइड जाड़ा फ्लूइड होता है, और नियरली ब्लड का 55% कौन होता है, प्लाज्मा। उसमें से भी मतलब जो 55% प्लाज्मा है उसमें से भी 90 से 92% क्या होते हैं, पानी। 90 से 92% क्या होते हैं, पानी। और 6 से 8% क्या होता है, प्रोटीन, ठीक है। फिब्रिनोजन जो होता है ये किस में हेल्प करता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, और ग्लोबुलिन ऑस्मोटिक प्रेशर, और एल्बुमिन में सॉरी ग्लोबुलिन हमें क्या नाम इम्यूनिटी में हेल्प करता है, एल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है। फिब्रिनोजन तो ऑटोलेशन
ग्लोबुलिन इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करता है और एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस में। देयर आर दी मेजर प्रोटीन, ये मेजर प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन यही 3 प्रोटीन नहीं होते, इससे भी ज़्यादा प्रोटीन होते हैं, लेकिन ये उन सारे प्रोटीन में से ये 3 प्रोटीन मेजर प्रोटीन होते हैं। ठीक है, बोला है फिब्रिनोजन आर यूज्ड इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड या कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। ग्लोबुलिन प्राइमरली इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म, या तुम बोल सकते हो इम्यून रिस्पॉन्स मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, एंड एल्ब्यूमिन हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। प्लाज्मा आल्सो कंटेन large amount to small amount of the mineral like sodium and calcium and magnesium and bicarbonate and chlorine and ग्लूकोज प्लस एमिनो एसिड लिपिड, ये सारे भी हमारे तो मेजर होते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? प्लाज्मा में। ऑलवेज क्या परमानेंट होते हैं? ट्रांजिएंट होते हैं इन दी बॉडी। फैक्टर क्या होता है? विटामिन से होता है, जो कि ब्लड को क्लॉट करने में विटामिन हेल्प करता है। एंड आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म में। क्या ये एक्टिव फॉर्म में होते हैं प्लाज्मा में? नहीं, इनएक्टिव फॉर्म में होता है प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, इसे हम बोलते हैं सीरम। अब फॉर्म में एलिमेंट कितने हो जाते हैं भाई? 55% तो वो हो जाते हैं, ये बच्चे कितने? 45%। ठीक है, इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स, ये 3 टाइप के हमारे फॉर्म एलिमेंट। इरेथ्रोसाइट को आरबीसी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट को डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट तो हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। आज कलेक्टिवली 4 फॉर्म एलिमेंट अबाउट कितने? आज नियरली 45% हो जाते हैं हमारे ब्लड से। ठीक है, इरेथ्रोसाइट जो कि आरबीसी होता है, जो कि मोस्ट एबेंडेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म पे ध्यान देना, ऑल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, करीब कितने होते हैं भैया? हेल्दी एडल्ट मैन हैज ऑन एवरेज 5 मिलियन to 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी माइनस क्यूब ऑन एवरेज। एक हेल्दी एडल्ट मैन की बात कर दी जाए तो इसमें आरबीसी की जो संख्या होती है वो 5 मिलियन से लेके 5.5 मिलियन आरबीसी माइनस क्यूब होते हैं। आरबीसी आर फॉर्म इन रेड बोन मैरो इन एडल्ट। ठीक है, और आरबीसी आर डिवाइड, आरबीसी के पास जो न्यूक्लियस होता है वो गायब हो जाता है, डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस। अब वहीं पर जब फ्रॉड पढ़ोगे ना तो ये न्यूक्लियस रहेगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मैमल्स आर इन बायकॉन्केव इन शेप। जो आरबीसी का शेप होता है मोस्ट ऑफ द मैमल्स में, ये बायकॉन्केव होता है। दे हैव अ रेड कलर, क्योंकि भैया इनके पास हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, इसलिए बोलते हैं दे हैव अ रेड कलर। आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन आता है हीमोग्लोबिन। तो जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है उसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। आर दी कलर एंड नेम ऑफ दीज सेल है। ए हेल्थी इंडिविजुअल 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन every 100 ml of blood. These molecules of the play a significant role in the transport of the respiratory gases. RBC have an average life 120 दिन, और आफ्टर which ये कहाँ मर जाता है? स्प्लीन में जाते मर जाता है, या इसी तो बोलते हैं ग्रेवयार्ड का मतलब कब्रिस्तान ऑफ आरबीसी। ल्यूकोसाइट आर आल्सो नोन एज वाइट ब्लड सेल एट दे आर कलरलेस होता है, क्योंकि भैया इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता है और ये न्यूक्लिएटेड होते हैं एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर, बहुत कम होते हैं। ठीक है, हुई कि एवरेज 6000 से 8000 माइनस क्यूब ऑफ ब्लड। ठीक है, ल्यूकोसाइट आर जनरली शॉर्ट लिव होते हैं, 1 से 2 हफ्ते तक इनका होता है। 2 मेन कैटेगरी, एक होता है ग्रेनुलोसाइट, एक होता है एजेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में कौन आ जाता है हमारा? न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल और 8 डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, वहीं पे लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट होता है। न्यूट्रोफिल आदि मोस्ट एबेंडेंट सेल होते हैं, 60 से 65% पाए जाते हैं टोटल डब्ल्यूबीसी में, और बेसोफिल 0.51% पाए जाते हैं, बहुत कम होता है। और न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट 6 से 8% होते हैं, जो कि किसमें हेल्प करते हैं? फेगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं। व्हिच डिस्ट्रॉय द फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी। बेसोफिल सेक्रेट द हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या होता है? क्या हो जाता है? वेसो डायलेटर होता है। सेरोटोनिन वेसो कॉन्ट्रैक्टर होता है, तो ये वेसो डायलेटर होता है। ठीक है, डायलेटर होता है, और ये वेसो कॉन्ट्रैक्टर होता है। ठीक है, और ये 3 हार्मोन निकलता है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, एपेरिन। कौन निकलता है? मास्ट सेल। ठीक है, आर दी इन्वॉल्व इन अ इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। इसिनोफिल 2 से 3% होता है, जो कि इन्फेक्शन तो आने से रेजिस्ट करता है। जो तुम्हारे क्या नाम है आई पे जो होते हैं, आई पे जो क्या नाम है हेयर होते हैं, उससे नीचे वाले
जो वो होती है परत जो होती है उस इन्फेक्शन से रोकता है। यहाँ तक कि जो क्या नाम है बहुत सारे यहाँ होता है, ठीक है। बोले हैं जहाँ पर एलर्जिस्ट ये क्या नाम है टी लिम्फोसाइड। लिम्फोसाइड हमारे दो टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइड टी लिम्फोसाइड। बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब हम लोग थ्रोम्बोसाइड तो हम क्या बोलते हैं प्लेटलेट तो ही थ्रोम्बोसाइड बोलते हैं। सेल्फ फ्रेगमेंट प्रोड्यूस फ्रॉम द मेजाथेरियोसाइट अप्रॉक्सीमेट 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स होते हैं। 0.5 प्लेटलेट कैन रिलीज अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंस मोस्ट ऑफ दी which are involved in a coagulation or clotting of blood. A reduction in their number can be lead of the clotting disorder जिसे हम बोलते हैं एनीमिया, और काफ़ी ज़्यादा ब्लड बह के बाहर चला जाएगा फ्रॉम दी बॉडी। तो भाई ये बात समझ में आ जाती है, ये थ्रोम्बोसाइट कितने हो जाते हैं इतना। अब जब ज़्यादा इससे से ब्लड लॉस हो जाता है तो एनीमिया लॉस हो जाता है, ठीक है। चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं भैया। चलो ये आरबीसी होता है, ठीक है। ये प्लेटलेस है भाई, ये तो चीज़ है याद चलो, ये प्लेटलेस होता है। ये कुछ हमारे ईयरफोन की तरह है, देखो इसनो फिल हो जाता है। ये हमारे तो देते हो तो दाने दाने की तरह बने हैं, पूरे अनार की दाने की तरह, ये बेसोफिल की तरह हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएंगे हमारे न्यूट्रोफिल, तो सपेरे की तरह बने हुए हैं, ठीक है। और ये हमारे मोनोसाइट की तरह बन रहे हैं, ठीक है। और ये होते हैं थ्रोम्बोसाइट। भाई एक बार देख लेना ये फिगर, ठीक है। ये इसिनोफिल, प्लेटलेस, आरबीसी, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। भाई पूछ लेंगे तो क्या हमें 5 नंबर थोड़ी न दबाना है। चलो मैं फिर से रिफाइट करवा देता हूँ, मुझे कोई बात नहीं, मेरे पास समय है पूरा। ब्लड क्या होता है, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होता है जिनके अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स होते हैं, प्लाज्मा होते हैं, फॉर्म एलिमेंट। ब्लड स्टोर कलर होता है, विट्रस फ्लूइड होता है, नियरली 55% होता है ब्लड, मतलब कुल मिलाते 55% ब्लड में प्लाज्मा होते हैं। ब्लड में 55% प्लाज्मा होते हैं, उस 55% में भी 90 से 92% पानी होते हैं, 6 से 8% प्रोटीन होते हैं। फिब्रिनोजन क्लोटिन ऑफ ब्लड, ग्लोबुलिन इम्यून रिस्पॉन्स में, एल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस में मेजर प्रोटीन होते हैं, ठीक है। बोले फिब्रिनोजन क्लोटिन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है, ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म, एल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस में, प्लाज्मा ये स्मॉल अमाउंट में होते हैं। क्या से सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोरीन। और कुछ हमारे ग्लूकोज, कुछ हमारे एमिनो एसिड, कुछ हमारे लिपिड भी होते हैं। कैसे होते हैं ऑलवेज, हाँ ट्रांजिएंट फॉर्म की परमानेंट। ट्रांजिएंट फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर फॉर कोआगुलेशन ऑफ द प्रेजेंट इन अ प्लाज्मा। फैक्टर कोआगुलेशन या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कहाँ पे पाए जाते हैं, प्लाज्मा में। कैसे, इनएक्टिव की एक्टिव, इनएक्टिव। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर तो हम क्या बोलते हैं, सीरम। फॉर्म एलिमेंट कितने होते हैं, 45%। कितने होते हैं, 45%। कितने परसेंट प्लाज्मा होते हैं, 55%, ठीक है। कौन आते हैं, 3 लोग, इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट। क्या हम बोलते हैं, फॉर्म एलिमेंट। दे आर कॉन्टिन्यूट 45%। इरेथ्रोसाइट को आरबीसी बोलते हैं, मोस्ट एबेंडेंट होते हैं कि लेस एबेंडेंट, मोस्ट एबेंडेंट, ठीक है। कितना नंबर होता है, 5 मिलियन टू 5.5 मिलियंस ऑफ आरबीसी होते हैं। आरबीसी आर फॉर्म इन रेड बोन मैरो, कहाँ पे, एडल्ट में, और बचपन में यॉर्कर। आरबीसी के पास न्यूक्लियस गायब हो जाता है, हाँ गायब हो जाता है वहीं पे। अभी तुम फ्रॉड के बारे में पढ़ोगे तो पूरा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स, आरबीसी का शेप क्या होता है, बाइकॉन्केव या बाइकॉन्वेक्स, बाइकॉन्केव हो जाता है, ठीक है। आरबीसी का शेप बाइकॉन्केव हो जाता है, ठीक है। रेड कलर हो जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन हीमोग्लोबिन। जे हैव कलर, क्योंकि भाई रेड कलर होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन पाया जाता है। नेम ऑफ दिस सेल, ए हेल्दी इंडिविजुअल 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन 100 ml ब्लड में पाया जाता है। 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन 100 ml ब्लड में पाया जाता है, ठीक है। ये आरबीसी
हमें ट्रांसपोर्ट ऑफ, जैसे में अभी हम पीछे पढ़ रहे हैं, तो यही आरबीसी के जरिए जो क्या नाम है हमारे जैसे तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए मतलब ट्रांसपोर्ट होते थे, रेस्पायरेटरी जैसे इसी आरबीसी के माध्यम से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है, आरबीसी का लाइफ स्पेन 120 डेज होता है। और मरते कहाँ आया है, स्प्लेन में, और इनका कब्रिस्तान कहाँ होता है, स्प्लेन। ठीक है, ल्यूकोसाइट तो डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल। चूंकि ये कलरलेस होते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन, प्रोटीन या पिगमेंट नहीं पाया जाता है। ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, तो ई न्यूक्लिएटेड होते हैं। ऑन एवरेज नंबर कितने होते हैं, 6000 से 8000 माइनस ट्यूब होते हैं। जनरली शॉर्ट लिव होते हैं, 1 हफ्ते से 2 हफ्ते इनका पूरा जीवन काल होता है। 2 मेन कैटेगरी में बांटे गए, एक होते हैं जेनलोसाइट, एक होता है ए जेनलोसाइट। जेनलोसाइट में कौन आ जाते हैं हमारे न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल, और वहीं पे ए जेनलोसाइट में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट आ जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं न्यूट्रोफिल मोस्ट एबेंडेंट होते हैं, 60 से 65% होते हैं टोटल डब्ल्यूबीसी में। बेसोफिल 0.5 से 1% होते हैं। और न्यूट्रोफिल मोनोसाइट मिल्क फेजोसाइटोसिस करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये डिस्ट्रॉय करते हैं ऑर्गेनिज्म टू इंटरनल बॉडी के अंदर घुस के डिस्ट्रॉय कर देते हैं फॉरेन पार्टी तत्व। बेसोफिल क्या हिस्टामिन करता है, हिस्टामिन बेसो डायलेटर होता है, सेरोटोनिन बेसो ट्रांजिस्टर होता है, हिपेरिन एंटी टॉर्जुलेंट होता है। लिख देता हूँ भैया, ये क्या होता है, वेसो डायलेटर, ये क्या होता है, वेसो ट्रांजिस्टर। ठीक है, और हिपेरिन क्या होता है, एंटी टॉर्जुलेंट। ठीक है, आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। इस्नोफिल 2 से 3% होते हैं, रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड आर्थ्रो। ठीक है, ये आरबीसी का शेप है, प्लेटलेट का शेप है, इस्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। हम लोग कैसे याद करते हैं, नो लॉन्गर मंकी ईट बनाना, नो लॉन्गर मंकी ईट बनाना, बहुत पुराना सदियों से ट्रिक चलता आ रहा है, नो लॉन्गर मंकी ईट बनाना। ठीक है, नो लॉन्गर मंकी ईट बनाना। नो मतलब न्यूट्रोफिल, नो मतलब न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल के बाद हम आ जाते हैं 60 से 65% न्यूट्रोफिल होता है। लिम्फोसाइट जो होते हैं 20 से 25% होते हैं, लिम्फोसाइट हो जाते हैं। और हमारे मोनोसाइट 2 से 3% हो जाते हैं। नहीं, मोनोसाइट कितने हो जाते हैं, मोनोसाइट 6 से 8% हो जाते हैं, मोनोसाइट 6 से 8% हो जाते हैं। और हमारे इस्नोफिल 2 से 3% हो जाते हैं। और बेसोफिल जो हो जाते हैं, इस्नोफिल की स्पेलिंग मुझे गलत हो सकती है, EOSINO, इस्नोफिल हो जाता है। ठीक है, और बेसोफिल 0.5 से 1 हो जाता है, बेसोफिल हो जाता है। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में चौथा है। ठीक है, अब मैं अगर तेरे तो यही पूछना चाहूँगा, एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में कौन है करता है, तो एडेनल कॉर्टेक्स में जो कॉर्टिसोल होता है वो एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में हेल्प करता है। तो इन्फ्लामेशन बेसोफिल कॉज करता है, उसका एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन कौन कॉज करता है, एडेनल ग्लैंड में, एडेनल कॉर्टेक्स में कॉर्टिसोल होता है, वो एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि ये सारी बात इतना हो जाए। ठीक है, बोले लिम्फोसाइट 20 से 25% होता है, उसमें से 2 लिम्फोसाइट होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट होते हैं। बी एंड टी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स। प्लेटलेट तो हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, ये किस फ्रेगमेंट से निकलते हैं, मेगाकैरियोसाइट। करीब इनका नंबर क्या होता है, 1.5 लाख से 3.5 लाख होता है। किस में हेल्प करते हैं, क्लॉटिंग में या कोआगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करते हैं। अगर इनका नंबर कम होता जाए तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर जैसे कि एनीमिया हो जाता है। ठीक है, अब ब्लड ग्रुप की बात करिए तो ये टेस्ट बेस पे होता है, ब्लड ग्रुप। एक बार देखो, रिवीजन हो जाए 18 मिनट में। ठीक है, एज यू नो ब्लड ऑफ द ह्यूमन बीइंग differ in a certain aspect throughout. ठीक है, appear to us similar. Various type of grouping of blood has been done. टू सच ग्रुपिंग, ABO ब्लड ग्रुप होता है, RH ब्लड ग्रुप होता है, आर वाइडली यूज्ड ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ठीक है, अब ABO ब्लड ग्रुप होता है, अब क्या बेसिस रहा इसका हम देख लेते हैं। इनका बेसिस क्या रहा, ABO ब्लड ग्रुप का बेसिस क्या रहा, प्रेजेंट और एब्सेंट ऑफ 2 सरफेस एंटीजन
ऑन आरबीसी। तो जिस अदर आरबीसी पे बोले एबीओ ब्लड ग्रुपिन इज बेस्ड ऑन दी अपीयरेंस और absence ऑफ टू सरफेस एंटीजन ऑन दी आरबीसी। बोले एबीओ ब्लड ग्रुपिन की बात कर दी जाए तो ये किस बेसिस पे होते हैं? एबीओ ब्लड ग्रुपिन की बेसिस क्या है? बेसिस ऑन द प्रेजेंट और absence ऑफ टू सरफेस एंटीजन ऑन दी आरबीसी। बोला कि ऐसा है कि एबीओ ब्लड ग्रुपिन बेस्ड ऑन द प्रेजेंट और absence ऑफ टू सरफेस एंटीजन ऑन दी आरबीसी। A and B similarly the plasma of different individuals contain two natural antibody। बोला है the plasma of different protein, बोला है plasma of different individuals contain two natural antibody। एंटीजन एंटीबॉडी बोला है कि ऐसा है कि अदर एंटीजन आरबीसी से सरफेस पे पाया गया तो भाई जाहिर सी बात है वो क्या नाम है इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा, और जब नहीं पाया जाता तो वो नहीं प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये किस बेसिस पे हुआ? अगर आरबीसी से सरफेस पे एंटीजन पाए गए तो वो ने उस हिसाब से वो ठीक है। बोले ठीक उसी प्रकार बात करती है। दो एंटीजन होते हैं, वो कौन कौन से एंटीजन है? एंटीजन ए और एंटीजन बी। ठीक है, उसी तरीके से इनके विरुद्ध दो नेचुरल एंटीबॉडी भी पाई जाएंगे। अगर एंटीजन दो पाए गए हैं तो इनके डिफरेंट इंडिविजुअल मतलब प्लाज्मा के ऊपर डिफरेंट इंडिविजुअल दो एंटीबॉडी भी पाए जाएंगे, दो नेचुरल एंटीबॉडी भी पाए जाते हैं। ठीक है, डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन दी फोर ग्रुप, जैसे फोर ग्रुप ए बी और ओ, ए बी और ओ। ठीक है, यू प्रोबेबिलिटी नो डैट, तुम्हें ये जानते आते तथ्य होगा ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब ब्लड को हम लोग ट्रांसफ्यूज करवाते हैं, ब्लड को जब हम डोनेट करते हैं, या डोनेट करने का मतलब जिसे चाहिए होता है उसके अंदर जब हम ब्लड को डालते हैं, ट्रांसफ्यूज करवाते हैं, तो ब्लड कैन नॉट बी यूज। बोले एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज, कोई भी हम ब्लड उठा के डायरेक्ट ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते हैं। बोले अगर ऐसा हो तो बोले ब्लड ऑफ द डोनर हैज केयरफुली मैच। बोले एक बात मान लो, हम ऐसे भी कोई ब्लड नहीं डालते हैं, ब्लड तो हम सबसे पहले जो डोनर वाला ब्लड ग्रुप होता है और जो लेने वाला ब्लड ग्रुप होता है उसका हम केयरफुली मैचिंग करवाते हैं, फिर उसके बाद डालते हैं। बोले हैं विद इन द ब्लड ऑफ अ रेसिपिएंट बिफोर एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू अवॉइड सीवियर। बोले क्यों चलता हूँ? क्योंकि ये सीवियर केस का मतलब क्या हुआ? अगर नहीं हुआ, मान लो ब्लड नहीं मैच हुआ और हमने ट्रांसफ्यूज कर दिया ब्लड को, तो बेसिकली क्या होता है, हमारे ब्लड जो हमारा आरबीसी होता है उसे तोड़ दिया जाएगा, क्लम्प मतलब तोड़ देना, डिस्ट्रॉय कर देना। ठीक है, और द डोनर ऑफ द कंपैटिबिलिटी इज आल्सो सोनी। ठीक है, तो अब ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास एंटीजन ए होगा। देखो जो ब्लड ग्रुप होगा उसका एंटीजन तो होगा ही होगा। ठीक है, जो ब्लड ग्रुप होगा उसका एंटीजन होगा ही तो होगा। ठीक है, मैंने बोला था जिसके सरफेस पे जो ब्लड ग्रुप होगा उसका एंटीजन पाया जाता है उससे आरबीसी से सरफेस। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ए है तो उससे आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन जो होगा वो ए रहेगा। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उससे आरबीसी से एंटीजन सरफेस पे बी रहेगा। ए बी ब्लड ग्रुप है तो उससे एंटीजन रहेंगे ए और बी ओ बी। अगर कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं हो जाए तो उससे आरबीसी के सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा। ठीक है, मैं बोलता हूँ एंटीजन से विरुद्ध कौन होते हैं? एंटीबॉडी। तो अगर एंटीजन आरबीसी से सरफेस पे हो जा तो एंटीबॉडी भी बनेगा, क्योंकि भैया अगर एंटीजन ए हो जाए तो आपस में लड़ जाएंगे, उसे कहाँ न्यूट्रल कर पाएंगे बाबू, तो आपस में ही लड़ जाएंगे। ठीक है, अगर आरबीसी से सरफेस पे एंटीजन बी हो जाए तो एंटीबॉडी कौन सा बनाएगा? एंटीबॉडी ए बनाएगा। अगर दोनों पाया जाएगा तो उस हिसाब से एंटीबॉडी ना ए बना पाएगा ना बी बनाएगा। अगर ए बनाएगा तो ए आपस में लड़ के मर जाएंगे, क्लम्पिंग कर देंगे। अगर बी मिल जाएगा तो क्लम्पिंग कर देंगे। ठीक है, अगर कोई भी नहीं पाया जाता तो एंटीबॉडी पाया जाता। इस वजह से इसे हम बोल सकते हैं इनके पास दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है, इस वजह से हम इसे बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि भैया इसके पास दोनों एंटीबॉडी है, किसी को भी डोनेट कर सकता है, यूनिवर्सल डोनर। और इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ये ले सकता है लेकिन दे नहीं सकता है, तो ये यूनिवर्सल
रेसिपिएंट होता है। समझ रहे? चलो, फॉर्म ऑफ दिस मेंशन टेबल, ओ ब्लड टेंट डोनेट टू अ पर्सन विथ एनी अदर ब्लड ग्रुप, जिसे ओ ग्रुप बोला जाता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। ए बी ब्लड ग्रुप कैन बी एक्सेप्ट फ्रॉम पर्सन विथ ए बी एज वेल एज अदर ग्रुप ऑफ ब्लड। ठीक है, इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। चलो, अब आर्यच ग्रुपिंग की बात कर दी जाए। सबसे पहले अनदर एंटीजन आरएच एंटीजन सिमिलर टू अ वन प्रेजेंट इन अ रेसस मंथी। सबसे पहले कहाँ पे देखा गया था? रेसस मंथी के अंदर देखा गया था आरएच ग्रुपिन। आरएच ग्रुपिन आल्सो ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। आरबीसी के सरफेस पे पाया गया और मेजॉरिटी नियरली 80% बंदे या ह्यूमन जो आरएच पॉजिटिव थे। तो आरबीसी के मेजॉरिटी पे नियरली 80% ऑफ ह्यूमन सच इंडिविजुअल आता है आरएच पॉजिटिव। और जिसके आरबीसी के सरफेस पे ये आरएच एंटीजन नहीं पाया गया उसे हम बोल दिया गया आरएच नेगेटिव। मैंने बोला आरबीसी के सरफेस पे जो आरएच एंटीजन है पाया गया, देखा गया, तो उसे हम बोलते हैं आरएच पॉजिटिव। नियरली 80% ऑफ ह्यूमन्स होते हैं। और जिसके आरबीसी के सरफेस पे आरएच एंटीजन एब्सेंट रहा उसे हम बोलते हैं आरएच नेगेटिव। और अब यहाँ पे ये तो एक जनरल बातें इन्होंने बता दी। अच्छा, मुझे बोलना चाहिए यहाँ से, एक मिनट भैया, एक मिनट हो गया। यहाँ से यहाँ तक जनरल बातें थी आर्यन यूरोपियन की। अब एक नया ट्रेस बताते हैं। अब यहाँ पे एक नया ट्रेस बनाते हैं। एन आरएच नेगेटिव पर्सन, एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव होता है और वो आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप से मिल जाए, एक्सपोज हो जाए, तो एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बना लेता है आरएच एंटीजन के अगेंस्ट। मैंने बोला था, हाँ यार ये अलग ऐसे चलते पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, बोला एन आरएच नेगेटिव पर्सन, एक आरएच नेगेटिव पर्सन है जो कि आरएच पॉजिटिव ब्लड दूसरे पर्सन का है, वो आपस में मिल जाए तो एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बना लिया जाता है अगेंस्ट आरएच एंटीजन। देयरफॉर आरएच यूरोपिन शुड बी मैच बिफोर ट्रांसफ्यूजन। बोला है कि अगर आरएच यूरोपिन की बात कर दी जाए तो यहाँ पे मैच होना चाहिए। मैच बहुत ज़रूरी है क्योंकि भैया यहाँ पे अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लिया जाता है, स्पेसिफिक एंटीबॉडी बना लिया जाता है आरएच एंटीजन के विपरीत। ठीक है, तो ये स्पेशल चीज़। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट, इन्होंने तो एक जनरल बातें बोली, ये तो एक जनरल बातें थी कि भैया अगर आरएच से नेगेटिव आरएच पॉजिटिव के ब्लड मिल जाए तो एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बना लेते हैं जिसके विपरीत आरएच एंटीजन। और आरएच यूरोपिन इसी वजह से मैच करवाने, मतलब बिना पहले खून ट्रांसफ्यूज करवाने से पहले हमें मैच करना होता है। अब यहाँ पे मैंने थर्ड पैराग्राफ होता है, मतलब ये अलग पढ़ो, अलग अलग चलते, पहले इतनी लाइन पढ़ो फिर इतनी लाइन फिर ये। ठीक है, अब उसके बाद ए स्पेशल स्टेज ऑफ द आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, एक नया चीज आरएच इनकम्पैटिबिलिटी क्या देखा जाए और बताते। चलो, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, अरे भैया स्पेलिंग पे मत जाना यार, स्पेलिंग में क्या रखा गया है, कॉन्सेप्ट देखो, देख लेता हूँ। इनकम्पैटिबिलिटी था ये INCOMPATIBLITY। अरे वाह क्या बात है, तेरा मास्टर भी सीख गया वर्डिंग लिखना। ठीक है, इसमें क्या होता है, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी एक केस है जिसमें मदर जो होती है वो आरएच नेगेटिव होती है और उसका फीटस जो होता है, उसका जो फीटस होता है, जो उसका बच्चा होता है वो आरएच पॉजिटिव होता है। फीटस वो हो जाता है आरएच, मैंने क्या लिख दिया,
बोल तो छोड़ रहा हूँ, लिख तो छोड़ रहा हूँ, RH पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। 2 बार। अब देखो होता क्या है बेसिकली, सुनो बात तो बहुत गंभीर है। बोला जब ये ब्लड जो आपस में मैच हो जाता है, मतलब ये औरत मान लो RH पॉजिटिव जो इस फीटस का पेरेंट है उससे शादी हो रही, तो ये जब क्या नाम है इनका ब्लड आपस में ट्रांसफ्यूज कर जाते हैं बेसिकली। अभी तुम्हें समझ में आएगा कि मदर RH नेगेटिव है, फीटस RH पॉजिटिव है, ठीक है। अब फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई, फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई, तब इसके साथ क्या हुआ सर, आओ देखते हैं। ड्यूरिंग अ फर्स्ट प्रेगनेंसी, ए भैया स्पेलिंग क्या होता है, PREGNANCY, भाई स्पेलिंग में भाई मेरी गड़बड़ हो सकती है। देखो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है बेसिकली, मदर और बच्चे का जो क्या नाम है बेसिकली, तुम ये समझो, देखो मदर हो जाते हैं, तो जो ये फीटस डेवलप कर रहा है मदर से पेट के अंदर, जो ये फीटस डेवलप कर रहा है, लेट सपोज समझो हो, तो मदर के जरिए मतलब अम्बाइकल कॉर्ड के जरिए इससे क्या नाम है फूड, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स सारी चीज़ें सप्लाई कर रही हैं इस फीटस को। मेरे यहाँ पे लिखा क्या है, मैं एक बार पढ़ा दे रहा हूँ फिर उसके बाद समझा रहा हूँ, ठीक है। बोले ए स्पेशल ऑफ द RH इनकम्पेटिबिलिटी मिसमैचिंग हैज बीन ऑब्जर्व बिटवीन द RH नेगेटिव ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट मदर विथ RH पॉजिटिव ऑफ फीटस। बोला है इसमें पहली चीज़ RH इनकम्पेटिबिलिटी कभी होती है जब RH नेगेटिव ब्लड किसका हो, प्रेग्नेंट मदर का हो, और RH पॉजिटिव ब्लड किसका हो, फीटस का हो। बोले RH एंटीजन ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू द RH नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी। जब फर्स्ट प्रेगनेंसी हो रहा है तो ये जो बच्चा डेवलप कर रहा है, देखो बेसिकली तुम ये जानो, ये बेसिकली क्या नाम है जो पाइप है, फूड पाइप है, जो अम्बाइकल कॉर्ड है, प्लेसेंटा है, तुम ये समझो, ठीक है। अब यहाँ पे जो फीटस डेवलप कर रहा है बाबू, जो ये फीटस डेवलप कर रहा है, जो ये एक मिनट बाबू, एक मिनट, ठीक है, ये इम्ब्रियो, ठीक है, ये फीटस है, ठीक है। मैंने बोला था जो ये फीटस डेवलप कर रहा है, मैंने बोला 2 चीज़, मैंने बोला कि जो इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन है, इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है, मदर के थ्रू इसे मिल जा रहा होता भाई, ऑक्सीजन मिल जा रहा होता, न्यूट्रिएंट्स मिल जा रहा हो, और बच्चा क्या कर रहा होता है सर, बच्चा जो फीटस जो है वेस्ट जैसे CO2 हो जाए या अदर वेस्ट हो जाए वो इसी पाइप में डाल देता है, और जिससे कि मदर जो होते हैं ये इसके थ्रू बाहर ले जाते हैं। तो बेसिकली इसी अम्बाइकल कॉर्ड के थ्रू, जो ये अम्बाइकल कॉर्ड तुम्हें दिख रहा है जिससे कि ऑक्सीजन अंदर आ रहा है और CO2 बाहर जा रहा है। अब मैं इसका बोल रहा हूँ भैया जी जो ये फीटस है इसका ब्लड तो RH पॉजिटिव है, हाँ सर, इस फीटस का ब्लड मैंने बोला RH पॉजिटिव है, हाँ सर, इसका ब्लड, एक मिनट, हाँ इसका ब्लड तो RH पॉजिटिव है, वो मदर का जो ब्लड है, मदर का ब्लड है वो RH नेगेटिव है। अब मैंने बोला ये जो अम्बाइकल कॉर्ड है या प्लेसेंटा होता है, एक मिनट, जो प्लेसेंटा होता है कि अम्बाइकल कॉर्ड होता है, हाँ प्लेसेंटा होता है, देखो प्लेसेंटा होता है बेसिकली, इसे क्रॉस करने नहीं देता, मतलब मेरे कहने का मतलब अम्बाइकल कॉर्ड सॉरी, जो ये प्लेसेंटा होता है, ये जो मदर का ब्लड होता है, फीटस का ब्लड होता है, ये मिलने ही नहीं देता, प्लेसेंटा ये डिवाइड कर देता, मतलब जो फीटस का ब्लड होता है और मदर का ब्लड होता है मिलने ही नहीं देता। कौन? प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा है, समझो ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा एक डिवाइडर बन जाता है, डिवाइडर का काम रोल करता है कि जो मदर का RH नेगेटिव ब्लड होता है और फीटस का RH पॉजिटिव ब्लड होता है वो मिलने ही नहीं देता है, जिसकी वजह से जब फर्स्ट प्रेगनेंसी हुआ तो जो ये फीटस है मैं बोल रहा हूँ, जो ये फीटस है वो प्रॉपर, मतलब जैसा भी हो प्रॉपर फीटस मतलब हो जाता है, डिलीवरी प्रॉपर हो जाती है, प्रॉपर डिलीवरी हो जाती है। फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान की बात बता रहा हूँ, लेकिन जब प्रेगनेंसी के दौरान ये डिलीवर हो रहा हो, जब पार्चुरेशन हो रहा हो जा, तब हम बोले ये जो अम्बाइकल कॉर्ड, भाई अम्बाइकल कॉर्ड काटा जाता है। अरे भाई जब
प्रेगनेंसी के दौरान जब डिलीवरी हो रही होगी तो ये जो मदर का अम्बाइकल कॉर्ड होगा बच्चे से काटा जाएगा भाई, इसे काटा जाएगा तभी तो मदर और बच्चे अलग हो पाएंगे। हाँ सर, जब ये अम्बाइकल कट किया जाएगा तो उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ इस बच्चे का ब्लड और इस मदर का ब्लड मिल जाएगा। मैंने बोला था जब ये अम्बाइकल कॉर्ड काटा जाएगा तो काटा जाएगा, जब पाचुरेशन के वक्त अम्बाइकल कॉर्ड प्लेसेंटा तो काटा जाएगा, अम्बाइकल कॉर्ड जल्दी से निकल जाएगा, जो प्लेसेंटा तो काटा जाएगा तो हल्का सा स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड किसका आरएच पॉजिटिव किसके पास फीटस था और आरएच निगेटिव ऑफ ब्लड किसका प्रेग्नेंट मदर का मिल जाएगा। तो ये मदर जो होंगी वो एंटीबॉडी बना लेंगी, एंटीबॉडी बना लेंगी, ठीक है, अर्जेंट आरएच एंटीजन से, अर्जेंट आरएच एंटीजन से, अर्जेंट आरएच एंटीजन से। मैंने बोला in the first pregnancy there are the two blood are the well separated by the placenta, however during the delivery of the first child, जब फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी हो रही होगी तो पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है कि जो मदर का ब्लड है, मैटरनल ब्लड, टू अ स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएच पॉजिटिव ऑफ द फीटस का आरएच पॉजिटिव जो ब्लड है और मैटरनल का ब्लड आपस में मिल जाए, एक्सपोज हो जाए, एक्सपोज का मतलब मिल जाए। और बोला इन सच इट, अगर ऐसा हो जाए तो दी मदर स्टार्ट प्रिपेयर एंटीबॉडी, मदर क्या बनाना सोच रही थी, एंटीबॉडी, कैसे, अगेंस्ट आरएच एंटीजन टू हर ब्लड। बोला है कि मदर एंटीबॉडी बनाएगी किससे, अगेंस्ट आरएच एंटीजन के अगेंस्ट इन हर ब्लड, अपने ब्लड में, ठीक है, इन केस ऑफ दी हर सब्सिट्यूएंट। अब बोले ये तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान हो जाए। अब बोले नेक्स्ट जब प्रेगनेंसी हुई, मान लो नेक्स्ट प्रेगनेंसी जब हुई, ठीक है, अब उस हिसाब से मैं बोला हूँ मदर के अंदर क्या बना हुआ है, एंटीबॉडी। मदर के अंदर क्या बना हुआ है भैया, मदर के अंदर एंटीबॉडी बना हुआ है भाई, मदर के अंदर एंटीबॉडी बना हुआ है। अब जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी हुई, मैंने बोला इस मदर के अंदर जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी हुई तो ये जो फीटस डेवलप कर रहा होगा, आपकी बात, जो फीटस डेवलप कर रहा होगा, एक मिनट, फीटस तो मैंने बहुत, हाँ, जो ये फीटस डेवलप कर रहा होगा मदर के अंदर। अब मैं बोल रहा हूँ इस जब एंटीबॉडी मदर ने बना लिया होगा तो अब की बार क्रॉस जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा क्रॉस वॉल की तरह काम कर रहा था, अब की बार वो क्रॉस वॉल की तरह काम नहीं कर पाएगा, अब की बार क्रॉस वॉल की तरह काम नहीं कर पाएगा। और जो एंटीबॉडी थी, जो एंटीबॉडी है, इस प्लेसेंटा के जरिए इस फीटस के अंदर चला जाएगा और इस फीटस से आरएच पॉजिटिव वाला जो ब्लड होगा, मैंने बोला इस फीटस के अंदर जो आरएच पॉजिटिव वाला ब्लड होगा, ये एंटीबॉडी जाके इस आरएच पॉजिटिव वाले ब्लड को मार के एकदम बर्बाद कर देंगे, मतलब ख़त्म कर देंगे। और जिसकी वजह से इस फीटस के अंदर क्या हो जाएगा, ब्लड की कमी महसूस होगी, ब्लड की कमी महसूस होती है। और ब्लड की कमी से मतलब क्या हो गया कि इसे ब्लड की कमी महसूस होती, और क्या बोलते हैं, एक मिनट जो इतना डिस्टर्ब फिटल आरबीसी, हाँ देखो इसके आरबीसी तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मतलब वही कहने का मतलब डिस्ट्रॉय आरबीसी, फीटल आरबीसी, डिस्ट्रॉय फीटल आरबीसी, आरबीसी से बच्चे के आरबीसी तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, कौन, एंटीबॉडी जाके, ठीक है। और जिससे वे ब्लड की कमी हो जाती है, और ब्लड की कमी होने की वजह से कौन सी बीमारी हो जाती है, एनीमिया, जॉइंटिस, ये सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, ठीक है, जॉइंटिस, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटल-एरियासिस, ठीक है। तो अब उसके बाद ब्लड जो बच्चा होता है वो शायद मे बी सीवियर केस हो जाए या मे बी डेथ भी हो सकता है ना, ठीक है। अब हम लोग एक बार फिर से एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ठीक है, फिर से पढ़ेंगे एक बार ये पूरा पैरा। अगर नहीं समझ आया फिर से समझाने के लिए तैयार हूँ। अबे भाई क्या करना है, मुझे समझाना ही तो है, फिर से समझाऊँ सर? हाँ लो भैया, बस इतना ही समझाऊँ जो बाबू, वो तो नॉर्मल सी भाषा थी, फिर से समझा देता हूँ, मुझे क्या।
1 मिनट देना, मैं 1 मिनट दे रहा हूँ। हाँ चलो एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है भाई, हो सकता है मैं भी नहीं समझ आया, ठीक है। देखो, अगर मदर का ब्लड जो हो जाए आर एच नेगेटिव हो जाए और फीटस का ब्लड आर एच पॉजिटिव हो जाए, मैं बोला हूँ जब फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई होगी, ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी, ठीक है। तो मदर जो हो रहा बेसिकली, अब सुनो बहुत अच्छे समझने पर आता ना, हेलो, मदर का ब्लड कैसे है आर एच नेगेटिव, 1 मिनट भैया, हाँ, और फीटस का ब्लड ये फीटस है, ठीक है, फीटस का ब्लड आर एच पॉजिटिव है, फीटस का ब्लड आर एच पॉजिटिव है, मैं बोला हूँ, और मदर का ब्लड आर एच नेगेटिव, मैं बोला हूँ इस फीटस और मदर के बीच में एक प्लेसेंटा होती है, क्या होती है, प्लेसेंटा। इसी प्लेसेंटा से जरिए सारा फूड और ऑक्सीजन न्यूट्रिशन इस बच्चे को जाता, और ये जो बच्चा वेस्ट बनाता है इसी प्लेसेंटा के जरिए मदर के अंदर चला जाता है, और मदर इस वेस्ट को बाहर निकाल देती है, ठीक। मैंने बोला था जब फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई तो ये प्लेसेंटा जो होता है वो आर एच नेगेटिव ऑफ मदर, प्रेग्नेंट मदर, और आर एच पॉजिटिव ऑफ फीटस मिलने नहीं देता है, मिलने नहीं देता है। अब मिलने नहीं देता है, जब डिलीवरी का वक्त हुआ, 9 मंथ हुआ, डिलीवरी तो पाचुरेशन होता है, ठीक है, थोड़ा मोटा हो भाई, चलो, डिलीवरी के वक्त, अब डिलीवरी के वक्त जब मदर बच्चे तो डिलीवर कर रहे होंगे, तो ये जो प्लेसेंटा हो जा तो हमें काटना पड़ेगा भाई, तभी तो मदर और फीटस अलग से हो पाएंगे, हाँ भाई अलग हो पाएंगे। अब मैं बोल रहा हूँ भैया, जो ये फीटस है और मदर तो जब प्लेसेंटा कट करेंगे, मैंने बोला कट कर दिया भैया, ले भाई कट कर दिया, हाँ कट किया, ठीक है। अब कट किया तो तब मतलब उस वक्त जो ये ब्लड हो जा आर एच पॉजिटिव ऑफ ब्लड किसका, फीटस का, और मदर का आर एच नेगेटिव जो हो जा, वो हल्का सा भैया बहुत स्मॉल अमाउंट में मिल जाएगा। मैंने बोला था कि मान लो लड्डी सपोज ये रेड रेड कलर था, जो ये मान लो आर एच पॉजिटिव ब्लड जो है ये फीटस के अंदर है, मान लो ना, मानने में क्या है, और मदर का ये जो ब्लड है थोड़ा और डार्क होगा, हाँ ठीक है, मदर का ये ब्लड है मान लो रेड रेड पूरे कलर का। मैं बोला जब प्रेगनेंसी के दौरान जब डिलीवरी हो जा तो ये थोड़ा सा ब्लड फीटस का और थोड़ा सा ब्लड मदर का मिल जाएगा, और मिलने के बाद मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड, AMOUNT अमाउंट ऑफ ब्लड एक्सपोज्ड हो जाएगा, मिल जाएगा, कितना आर एच नेगेटिव ऑफ प्रेग्नेंट मदर, आर एच नेगेटिव ब्लड एंड आर एच पॉजिटिव ब्लड ऑफ फीटस। अब ये बात तो समझ लेना, आर एच पॉजिटिव ब्लड कितना है कि आर एच नेगेटिव ब्लड कितना है, ये फीटस की बात कर दी है। जब आपस में मिल जाएंगे ये दोनों ब्लड तो मदर एक एंटीबॉडी प्रिपेयर करेगी, कौन प्रिपेयर करेगा, फीटस की मदर किसके अगेंस्ट, आर एच एंटीजन के अगेंस्ट आर एच एंटीजन। अब मैंने बोला कि भैया ऐसी बात हो रही, ठीक है। अब मैंने बोला जब दोबारा प्रेगनेंसी हुई, सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी,
जब दोबारा प्रेगनेंसी हुई तो बेसिकली क्या हुआ भैया, सब्स्टिट्यूएंट प्रेगनेंसी हुई तो बेसिकली क्या हुआ, मदर ने RH एंटीबॉडी बनाई हुई थी, मदर के पास RH नेगेटिव एंटीबॉडी था ही, और जब एक मिनट भैया, जब सब्स्टिट्यूएंट प्रेगनेंसी हुई तो ये जो प्लेसेंटा क्रॉस वॉल्व था, जो मतलब मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड मिलने से रोकता था, अब वो काम नहीं कर पाएगा। मतलब अब ये बेसिकली फीटल के आरबीसी में जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट प्रेगनेंसी में फीटल के आरबीसी में जो एंटीबॉडी मदर ने बनाया था, वो फीटल के आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगा। समझ में आया? फीटल के आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगा, और डिस्ट्रॉय करने का मतलब क्या हुआ, उस फीटस के अंदर आरबीसी की कमी महसूस होगी, और जिसकी वजह से बीमारी हो जाएगी एनीमिया मतलब खून की कमी, और जॉइंटिस हो सकती हैं। और ये सारी चीज़ें सीवियर केस में होती हैं, ठीक है, जॉइंटिस होती हैं। अब सर अगर कोई चीज़ बीमार है या कोई चीज़ का रोग है तो इसे ठीक करने वाला भी कोई ना कोई चीज़ होगा, ठीक है। मैं बोला हूँ हाँ, ठीक करने के लिए है चीज़ क्या, जब यहाँ पे मदर जब फीटस को डिलीवरी कर रही होगी उस वक्त तुरंत इमीडिएटली, जैसे मतलब बच्चे तो बर्थ थी, इमीडिएटली एक क्या नाम वैक्सीन आता है जिसे बोलते हैं अगेंस्ट एंटी RH। कौन सा होता है? अगेंस्ट एंटी RH एंटीबॉडी हो पाई जाती है। एंटी RH एंटीबॉडी ये मदर के अंदर इमीडिएटली देना होता है, जब जैसे कि बच्चे तो चाइल्ड बर्थ हुआ, पार्चुरेशन हुआ, तुरंत इस मदर के अंदर एंटी RH एंटीबॉडी की वैक्सीन लगा देनी चाहिए, जिसकी वजह से जो एंटीबॉडी मदर के अंदर बनने वाली थी ये बनेगी नहीं, और बनेगी नहीं तो फिर फीटस के आरबीसी तो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक बार हम दोबारा पढ़ लिए हैं, अब एक बार आप पढ़ लेना, बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, एक बार यहाँ से पढ़ ले रहा हूँ। देखो, RH नेगेटिव प्रेग्नेंट मदर थे, RH फीटस RH पॉजिटिव था, पहले प्रेगनेंसी में नहीं मिल पाया। डू नॉट जस्ट एक्सपोज RH नेगेटिव ब्लड ऑफ मदर, क्योंकि प्लेसेंटा सेपरेट कर देता था मदर के ब्लड और फीटस के ब्लड को, ठीक है। However, during delivery of the first child, this is the possibility of the exposure of the maternal blood। जब फर्स्ट डिलीवरी होने वाला होता है तो मदर का ब्लड, स्मॉल अमाउंट ऑफ द RH पॉजिटिव ब्लड, बोले हैं फीटस का स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड RH पॉजिटिव और मदर का जो RH नेगेटिव ब्लड होता है, आपस में पॉसिबिलिटी होती है फ्यूज चल जाए, और जिसकी वजह से मदर एंटीबॉडी प्रिपेयर करते हैं RH एंटीजन से। इन केस ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट प्रेगनेंसी, जब दूसरे प्रेगनेंसी में मदर ने RH एंटीबॉडी बनाया हुआ होता है, जिसकी वजह से प्लेसेंटा के जरिए लीक कर जाता है और फीटस के ब्लड में यही एंटीबॉडी जाके फीटस के आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देता है, और इसे आरबीसी की कमी महसूस होने वाली होती है। मतलब फीटल आरबीसी डिस्ट्रॉय करने का मतलब काफ़ी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, सीवियर एनीमिया होने का चांसेस रहता है, जॉइंटिस का चांसेस रहता है, क्योंकि आरबीसी कम होने लगता है, और इस चीज़ को बोलते हैं इरिस्टोब्लास्टोसिस फिटिलियासिस, ठीक है। और ये तब हम हटा सकते हैं इसे इमीडिएटली। एंटी RH एंटीबॉडी हम देंगे तब जब मदर इमीडिएटली डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, जैसे कि पहला बच्चा तुरंत डिलीवरी हुआ, इमीडिएटली डॉक्टर साहब क्या देंगे, एंटी RH एंटीबॉडी की वैक्सीन दे देंगे, जिसकी वजह से मदर के अंदर एंटीबॉडी बनेगी और मदर के अंदर एंटीबॉडी नहीं बनेगी, सब्स्टिट्यूएंट डिलीवरी सही होता, फिर बच्चे तो कोई एनीमिया जॉइंटिस नहीं हो सकता, ठीक है। चलो भैया, अब हम आ जाए ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। चलो भैया, अब भाई बहुत ज़्यादा समय ला दिया लगता है चलो, यू नो डैट व्हेन यू कट योर फिंगर, जैसा कि आप जानते हो जब आपके फिंगर पे कट लग जाता है तो तुम्हें बहुत दर्द होता है। हर्ट योर सेल्फ
बता रहा है, ऐसी एनसीईआरटी बोले, मुझे नहीं बोला। ऐसे तुम्हें बहुत दर्द होता होगा। योर वाउंड डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड फॉर अ लॉन्ग टाइम, बोले हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कंटिन्यू लंबे समय से ब्लड बहाता ही रहे, तो समय बाद रुक जाता है। यूजुअली द ब्लड स्टॉप फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम, तो समय के बाद ये जो ब्लड बहता रहता है वो रुक जाता है। डू यू नो वाई, ऐसा क्यों होता है, क्या आपको मालूम है? ब्लड exhibit coagulation और clotting in response to an injury और trauma, बोले हैं कि जो ब्लड क्लॉट हो जाता है या जब चोट लगती है ब्लड क्लॉट हो जाता है, और ब्लड क्लॉट होने के बाद जो ब्लड बहता रहता है वो रुक जाता है। ये कैसा होता है, क्या मैकेनिज्म होता है, क्या आपको मालूम है? नहीं। अब हम जो बोलते हैं, दिस इज अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, बोले कि जो ब्लड बहता रहता है इसे रोकने के लिए भी एक नया मैकेनिज्म होता है, एक एक्सेसिव एक क्या नाम है मैकेनिज्म होता है टू अ एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम अ बॉडी। इसे रोकने के लिए एक मैकेनिज्म होता है जो एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड जो बहता रहता है, इसे रोकने के लिए एक मैकेनिज्म होता है जिसे हम बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस। आगे लिखा होता है यहाँ पर, कहीं पे लिखा होता है यहाँ पे। चलो अभी आगे पढ़ूंगा आप। अब आओ ये भी बता देता हूँ, कहीं है जरा, चलो भैया छोटे जगह से हो जाएगा। पहली चीज यहाँ पे एक मैकेनिज्म होता है कैस्केड मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन पहले कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बिन में, ऐड हो गया भाई, हाँ। और फिर उसके बाद ये फिब्रिनोजन को बदल देता है फिब्रिन में। 2 मिनट हो जाओ, अभी सब समझ में आएगा। फिब्रिन में अब मैं बोल रहा हूँ, हमेशा याद रखना, प्रो जहाँ शब्द आ जाए वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। मतलब सर ये प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में है, वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। अब प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? थ्रोम्बोकाइनेज। ये एक एंजाइम ऐसा है थ्रोम्बोकाइनेज, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। अब ये फिब्रिनोजन, मतलब ये थ्रोम्बिन क्या करता है, इस फिब्रिनोजन को फिब्रिन में बदल देता है। और हमेशा याद रखना, जहाँ पे जन आ जाए वो भी इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जैसे कि तुम कहीं पढ़े हो, और कहीं पढ़े हो प्रोथ्रोम्बिन या थ्रोम्बिन या फिब्रिनोजन, ऐसा तो पढ़े हो? सर नहीं पढ़े हो? अच्छा, बैसिलस थ्रोनोजेनेसिस जो होता है वहाँ पे भी तुम पढ़े हो जे, याद आया कि नहीं? हाँ सर याद आया कि वहाँ पे भी क्या नाम है, ये कन्वर्ट हो जाता है अल्कलाइन पीएच पे, और इनसेट से मिड डट को आपस में मतलब चिपटाते और बस्ट कर देता है, ठीक है, एट अल्कलाइन पीएच, ठीक है। उस थ्रोम्बिन का नाम क्या था, याद है कि नहीं? याद करके कमेंट में बताना भाई, तो चीज़ें तो तुम बताओगे, नहीं मेरा चैप्टर लेट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन में बाय द एंजाइम ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज, और फिर यही थ्रोम्बिन कन्वर्ट कर देता है फिब्रिनोजन को फिब्रिन में, यही थ्रोम्बिन। और ये फिब्रिन जो होता है, ये हमारे जो क्या नाम डेड सेल होते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर डेड सेल हो जाते हैं, ये नेटवर्क ऑफ थ्रेड बना लेता है। नेटवर्क ऑफ थ्रेड क्या एनसीईआरटी लिखती है? एनसीईआरटी उल्टा लिखी है भाई, एक बार पहले बता दे रहा हूँ, एनसीईआरटी ने उल्टा चला है। एनसीईआरटी ने यहाँ से चला है फिब्रिन से फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन से प्रोथ्रोम्बिन। आओ पढ़ा देता हूँ, एनसीईआरटी उल्टा चला है, पहले बता रहा हूँ, मैं तो सीधा बता रहा हूँ।
ठीक है। यू वुड हैव ऑब्जर्व आ डार्क रेडिश ब्राउन स्टम्प, जिसे हम बोले हैं तुमने आजमाया होगा, तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि तुम्हारे जब चोट लग जाती है तो दिनों बाद एक डार्क रेडिश ब्राउन स्टम्प मतलब पपड़ी बनते हुए नजर आती है, जहाँ पे आपको चोट लगी थी, इंजरी हुआ था कुछ समय बाद, ठीक है। और ये मेनली कुछ और नहीं होता है, नेटवर्क ऑफ थ्रेड कार्ड फिब्रिन, कुछ और नहीं होता, फिब्रिन ही होता है। जो हम फिब्रिन बनता कैसे है, जो हमारे शरीर में डेड सेल हो जाते हैं, डेड फॉर्म एलिमेंट हो जाते हैं, इनके नेटवर्क को बटोर के एक थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं फिब्रिन। डेड एंड डैमेजेड फॉर्म एलिमेंट ऑफ ब्लड के जो डेड और डैमेज पार्ट होते हैं, इन्हीं को मिला के एक नेटवर्क ऑफ थ्रेड बना लिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं फिब्रिन। क्या बात है, बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। अब बोले फिब्रिन आर फॉर्म बाय दी, अब बोले फिब्रिन कैसे बनता है। इनएक्टिव, क्या फिब्रिनोजन क्या एक्टिव होता है, नहीं इनएक्टिव होता है। मैं बोला हूँ फिब्रिनोजन इनएक्टिव होता है। अब ये इनएक्टिव फिब्रिनोजन कन्वर्ट हो जाता है फिब्रिन में बाय द एंजाइम ऑफ थ्रोम्बिन। अरे भैया इधर आ, HHU देख तो, थ्रोम्बिन एंजाइम की वजह से ये फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है बाय दी इनएक्टिव फिब्रिनोजन। मैं सीधे बोलूँ, सीधे बहुत सरल भाषा में बोलूँ, हाँ सर बोलिए, बहुत सरल भाषा मुझे बहुत पसंद है। सीधे ये समझो, इनएक्टिव फिब्रिनोजन तो फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है बाय द एंजाइम ऑफ थ्रोम्बिन। समझ में आया मैंने क्या बोला, नहीं सर मुझे तो नहीं समझ आया, मैंने बोला सीधी बात। हटो भाई हटो, हाँ हटो, हाँ मैंने 3 बात बोला। इनएक्टिव फिब्रिनोजन तो फिब्रिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय द एंजाइम ऑफ थ्रोम्बिन। समझना, मैंने लिखा क्या यहाँ पे, इनएक्टिव फिब्रिनोजन तो फिब्रिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय द एंजाइम ऑफ थ्रोम्बिन। मैंने 3 बातें बोली, ऐसे मेरी तरह बोलो, इनएक्टिव फिब्रिनोजन तो फिब्रिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय द एंजाइम ऑफ थ्रोम्बिन, सीधी बात। अभी बोले थ्रोम्बिन कहाँ से बनता है, ये भी तो बड़ी बात है। ये थ्रोम्बिन क्या है, थ्रोम्बिन कहाँ से आ गया, ये क्या नया माल मटेरियल है, और देखते हैं। बोले हैं थ्रोम्बिन कहाँ से फॉर्म हुआ, फ्रॉम दी एनअदर इनएक्टिव सब्सटेंस, जिसे हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। अब ये क्या प्रोथ्रोम्बिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन से ही बना है थ्रोम्बिन। अब मैं तेरे से एक और तरीके से बात सुनना, मैं बोलूँगा प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में बना बाय द एंजाइम ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज। आप समझ जाते हैं, ऐसे एनसीईआरटी ने उल्टा लिखा, मैंने सीधे लिखा कि प्रोथ्रोम्बिन तो थ्रोम्बिन में बदल दिया जाता है बाय द एंजाइम ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, प्रोथ्रोम्बिन तो थ्रोम्बिन में बदल दिया जाता है बाय द एंजाइम ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज। मैं 3 शब्दों में बयां करूँगा, प्रोथ्रोम्बिन तो थ्रोम्बिन में बदल दिया जाता है बाय द एंजाइम ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज। यहाँ पे भी बोलूँगा प्रोथ्रोम्बिन तो थ्रोम्बिन में बदल जाता है थ्रोम्बोकाइनेज। अब ये थ्रोम्बिन जो होता है, ये इनएक्टिव फिब्रिनोजन तो फिब्रिन में बदल देता है, और कौन सा एंजाइम होता है, थ्रोम्बिन। अरे भाई इतना उल्टा लिखने क्या जरूरत था, तुम्हें तो समझ में आ गया ना। मैं तो सीधे बता दिया, प्रोथ्रोम्बिन तो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज है, और यही फिब्रिनोजन तो फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है थ्रोम्बिन। तो वही तो मैंने बोला। अब मैं उल्टा पढ़ने जा रहा हूँ, हटो मैं अब उल्टा पढ़ने जा रहा हूँ, देखो अब उल्टा पढ़ता हूँ और आसानी से समझ में आए। मैंने बोला क्या, देखो मैंने बोला जो प्रोथ्रोम्बिन होता है थ्रोम्बिन में बदल दिया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल दिया जाता है बाय द एंजाइम ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज। मैंने 3 शब्द बोला, जो प्रोथ्रोम्बिन होता है, जो कि इनएक्टिव सब्सटेंस होता है, ये थ्रोम्बिन में बदल दिया जाता है बाय द एंजाइम ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज। और यही जो थ्रोम्बिन एंजाइम होता है, वो इनएक्टिव फिब्रिनोजन तो बदल देता है फिब्रिन में। क्या मस्त लाइन है, 4 लाइन मैंने हाईलाइट किया है, 4 लाइन हाईलाइट किया है। ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है भैया, थ्रोम्बोकाइनेज होता है, ये प्रोथ्रोम्बिन तो थ्रोम्बिन में बदल देता है, ठीक है भैया। और ये जो थ्रोम्बिन होता है वो इनएक्टिव फिब्रिनोजन तो फिब्रिन में बदल देता है, और यही फिब्रिन जो होता है, यही नेटवर्क ऑफ थ्रेड बनाते चिपक जाता है, रेडिस डार्क स्टम्प बना लेता, पपड़ी बना लेता है। क्या लाइन है, समझ कैसे लिखा था, एनसीईआरटी की लाइनें आप समझो कैसे, कितनी प्यारी लाइन लिखी।
Fibrins are formed by the conversion of the inactive fibrinogen by the plasma of the enzyme of the thrombin इन टर्म ऑफ द फॉर्म बाय द इनएक्टिव सब्सटेंस, जिसे हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, और एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्रोथ्रोम्बिन। अब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैस्केडेड प्रोसेस, ये लिखा है, ठीक है, इन्वॉल्विंग नंबर ऑफ द फैक्टर प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन एक्टिव स्टेट एंड इंजरी ऑफ द ट्रॉमा स्टिमुलेट द प्लेटलेट्स इन द ब्लड टू रिलीज सर्टेन फैक्टर व्हिच एक्टिवेट द मैकेनिज्म ऑफ कोआगुलेशन। सर्टेन फैक्टर रिलीज बाय द टिश्यू एट द टाइम ऑफ द इंजरी आल्सो कैन इनिशिएट कोआगुलेशन। कैल्शियम आयन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्लॉटिंग, जो चीज़ घटने वाली चीज़ तो पूरा एक चीज़ स्टेप बताया भाई, ऐसे है। अब यहाँ पे एक विटामिन हेल्प करता है जिसका नाम होता है विटामिन के। आई होप तुम लोग तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं भाई पूरी प्रोसेस लाया था अपने तो विटामिन के, हर एक चीज़, हर एक लाइन भाई। मैं अभी भी 5 मिनट में रिवीजन करवा सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास बहुत है यार, मतलब अभी मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ानी है भाई, क्योंकि अभी ख़त्म नहीं हो पाएगा, नहीं ज़रूर एक बार ज़रूर करवाता वापस, ठीक है। चलो अब लिम्फ पे आ जाते हैं। देखो, एट द ब्लड पासेज थ्रू दी कैपलरी, बोला है कि जब ब्लड कैपलरी से पास करता है इन दी टिश्यू some water along with a small water soluble substance move out in the space। अब मुझे ये समझाने के लिए बहुत अच्छे से मैकेनिज्म समझाना पड़ेगा। चलो अब हमें समझाना पड़ेगा, बोले ब्लड पासेज थ्रू द कैपलरी इन द टिश्यू। अब हमें इसे अच्छे से समझाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि भाई हर एक लाइन डिकोड करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये हमारा हर्ट हो गया, अभी आगे तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मैंने बोला क्या, 1 मिनट दियो भाई, हाँ, हार्ट से ये भाई इस तरीके से सारे सामान आते जाते हैं, मतलब जितने भी एसेंशियल सब्सटेंस होंगे वो आएंगे जाएंगे। 1 मिनट हो जाओ, इससे अच्छा भी समझा सकता हूँ। देख भाई और अच्छे समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखो थोड़ा जूम हो शायद, हाँ हो जाएगा। चलो मैंने बना लिया फिर वही प्यारा सा अपना हार्ट, ठीक है, हार्ट बना दिया। और यहाँ पे मैंने बना लिया टिश्यू, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होंगे। देखो हमेशा मैं बोलता हूँ हमारे 4 चैम्बर होंगे, जाहिर सी बात है। 1 मिनट भाई, हमारे तो 4 चैम्बर होते हैं ना, 4 चैम्बर बना दिया मैंने। अभी तुम मालूम पड़ेगा, मैं बस एक बात के लिए अभी समझो, क्योंकि अभी आगे फिर उतना ही मुझे मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने बोला यहाँ से कुछ हमारे वेसल्स भी पाए जाएंगे, कैपिलरीज भी पाए जाएंगे। एक मिनट यार, ठीक है। मैंने बोला ये सारे देखो हमेशा लेफ्ट साइड से जो भी चीज़ आएंगे वो ऑक्सीजनेटेड चीज़ आएंगी, ठीक है। तो इधर से मतलब मेरे कहने का मतलब देख भाई, ये जो आ रहे हैं ये सारे ऑक्सीजनेटेड चीज़ आ रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहे हैं, ये सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहे हैं। यहाँ पे कैपिलरीज रहते हैं, कैपिलरी में उड़ेल दिए जाते हैं। अब कैपिलरी के जरिए जो ये उड़ेल दिए जाते हैं सारे ऑक्सीजनेटेड चीज़, या चाम से न्यूट्रिशन, चाम से सारी चीज़ें उड़ेल दी जाती हैं। तो अब इस कैपिलरीज से यहाँ पे होते हैं टिश्यू हमारे, क्या होते हैं भैया, हाँ यहाँ पे हमारे टिश्यू होते हैं। ये सारे हमारे क्या होते हैं, टिश्यू। तो इस कैपिलरीज से बेसिकली, 1 मिनट हो जाओ, अच्छे से बना लेने दो, मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी नहीं।
हाँ, अच्छा लगा। अब देखो मैंने बोला अब भाई जितने भी चीज़ उड़ेली गई थी इस कैपिलरी में, इम्पोर्टेंट चीज़ तो यहाँ पे आ जाएंगे टिश्यू के अंदर। आ जाएंगे कि नहीं भैया? आ जाएंगे कि नहीं? हाँ आ जाएंगे। अब लेकिन टिश्यू भी CO2 बनाता रहेगा भाई, टिश्यू भी तो CO2 वेस्ट है, टिश्यू के लिए वेस्ट CO2 ही तो है। अब ये इस CO2 तो भेज देगा हमारे वेसल्स में, वेसल्स में भेज देगा CO2। हाँ है कि नहीं भैया? और कुछ हमारे मेजर प्रोटीन तो छोड़ दिया जाए, मेजर प्रोटीन तो छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे सारे उड़ेल दिए जाते हैं। उड़ेल दिए जाते हैं मतलब सारे लिक्विड फॉर्म में होते हैं भैया, उड़ेल दिए जाते हैं, यहाँ पे सारे उड़ेल दिए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे CO2 ब्लड वेसल में चला जाता है और फिर डीऑक्सीजनेटेड चीज़ यहाँ से सन से राइट एट्रियम के जरिए चला जाता है। ठीक है, अब तुम समझो यहाँ पे एक वेसल्स नई बनी है, इसी तो हम बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल। क्या बोलते हैं भैया? लिम्फेटिक वेसल। ये बेसिकली इसी लिम्फ थ्रू या टिश्यू फ्लूइड को जोड़ देती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। एक मिनट भैया, देखो इस फ्लूइड को बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, जो बीच बीच में गीला सब्सटेंस है इसे हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, इसी तो हम लिम्फ बोलते हैं। टिश्यू फ्लूइड कहाँ लिख दे रहा हूँ, टिश्यू फ्लूइड, इसी तो दूसरा नाम लिम्फ बोलते हैं। ठीक है, टिश्यू फ्लूइड को ही दूसरा नाम लिम्फ बोलते हैं। अब ये लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, यहाँ पे सारे सब्सटेंस इसी वेसल में डाल दिए जाते हैं एक्सेप्ट मेजर प्रोटीन तो छोड़ दिया जाए। मेजर प्रोटीन जो बड़े बड़े प्रोटीन होते हैं, मेजर फॉर्म एलिमेंट छोड़ दिया जाए। जितने भी माइनर प्रोटीन फॉर्म एलिमेंट होते हैं इसी वेसल के अंदर डाल दिए जाते हैं और ये वेसल फाइनली जाते इसी में जोड़ दिया है। सर इसका मतलब ये मतलब मुझे बताइए, ये नहीं समझ में आया कि ये अलग वेसल बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी भाई? अलग वेसल बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी थी? यही तो बात है ना। लेकिन ये बताओ, इसमें कोई भी RBC नहीं रहेगा, कोई भी WBC नहीं रहेगा, कोई भी WBC रहेगा, कोई भी RBC नहीं रहेगा, कोई भी प्लेटलेट नहीं रहेगा, कोई भी लार्जर प्लाज्मा नहीं रहेगा। इसमें वाटर ही रहेंगे, मिनी स्मॉल वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल, समटाइम क्लॉटिंग फैक्टर, समटाइम गैस, न्यूट्रिएंट, ये सारी चीज़ें रहेंगी इस फ्लूइड के अंदर। लेकिन मेजर प्रोटीन, मेजर RBC, प्लेटलेट्स, ये सारी चीज़ें टिश्यू फ्लूइड में नहीं रहेंगी। ठीक है, एट द ब्लड पास थ्रू द कैपिलरी इन द टिश्यू, ब्लड पास करते हैं थ्रू द कैपिलरी। देखो ब्लड पास कर रहे हैं कैपिलरी के जरिए। सम वाटर अलॉन्ग विथ कुछ वाटर होंगे, उसके साथ में कुछ वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस पाए जाएंगे आउट इन द स्पेस बिटवीन द सेल एंड टिश्यू। सेल और टिश्यू और वेसल के बीच में जो स्पेस है, जो कैपिलरी है, उसके बीच में जो सारे फ्लूइड बचेंगे उन्हीं तो हम बोलेंगे लिम्फ। और सिवाय देखो हम इसका मतलब और अच्छे समझाने का प्रयास करेंगे, शायद ना समझा पा रहा हूँ, फिर से समझाने बोले हैं एट द ब्लड पास है। जब ब्लड पास करती है थ्रू आउट द कैपिलरी के जरिए जो ब्लड पास करती है इन अ टिश्यू, कहाँ पे? टिश्यू में जाने के लिए। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरी के थ्रू पास करती है टिश्यू में जाने के लिए, उसके साथ में कुछ वाटर और कुछ मिनी वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस भी होते हैं। कहाँ से? उस वेसल से, जो ब्लड वेसल्स होते हैं उस ब्लड वेसल से बाहर आ जाते हैं। मूव आउट इनटू अ स्पेस, मतलब ये वेसल से बाहर आ जाते हैं, ये सारे स्पेस में आ जाते हैं, ये सारे जो हैं ये सारे स्पेस में आ जाते हैं, इस स्पेस में आ जाते हैं। तो मूव आउट इनटू अ स्पेस बिटवीन द सेल एंड और सेल ऑफ टिश्यू, टिश्यू से बीच में आ जाते हैं। लेकिन यहीं पे एक लाइन लिखा है लिविंग द लार्जर प्रोटीन। अगर लार्जर प्रोटीन तो छोड़ ही दिया जाए, लार्जर प्रोटीन में कौन कौन हो जाते हैं? हमारे RBC हो जाते हैं, हमारे प्लेटलेट्स हो जाते हैं, हमारे मेजर प्रोटीन हो जाते हैं। इन सारे लोगों को छोड़ दिया जाए, बाकी सारे माइनर प्रोटीन जैसे कि WBC, जैसे कि गैसेज, जैसे कि न्यूट्रिएंट, जैसे कि लिम्फोसाइट, ये सारे मोस्ट ऑफ द फॉर्म एलिमेंट इन दी ब्लड वेसल
दिस फ्लूइड रिलीज आउट इट इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि बीच में ये फ्लूइड पाया जाता है, इसलिए बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड या इसे तुम बोलते हैं लिम्फ। इट हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लाज्मा, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन जैसे बिटवीन द ब्लड एंड सेल ऑलवेज अटर इन थ्रू आउट द फ्लूइड एंड एलुबरेट नेटवर्क ऑफ वेसल, जैसे हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, जो कि कलेक्ट करता है फ्लूइड को और कहाँ पे फेंक देता है, कहाँ पे फेंक देता है भैया, मेजर वेन्स में, मेजर वेन्स में फेंक देता है, मेजर वेन्स में फेंक देता है, ठीक है। द फ्लूइड प्रेजेंट इन अ लिम्फेटिक सिस्टम इट आर लिम्फ, बोला है इस जो लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लूइड पाए जाएंगे उन्हीं को हम बोलेंगे लिम्फ। लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड होते हैं कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। लिम्फ इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर द न्यूट्रिएंट्स हार्मोन फैट इज एब्जॉर्ब थ्रू लैटियल प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल ब्लड, ठीक है। आई होप तुम लोग को ये बातें समझ में आ रही है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सर्कुलेटरी पाथवे में। सुन भाई एक काम करते हैं, मैं इसे दूसरे लेक्चर में मतलब सेकंड राउंड में ये सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट होगा, ठीक है। पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम सेकंड पार्ट में स्टार्ट होगा क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम इतना इम्पोर्टेंट है और इसके बाद सारे इम्पोर्टेंट है। अगर बीच में वीडियो रुका तो समझ लो फ्लो बर्बाद हो जाएगा। तो मुझे लगता है यार सेकंड वाले में स्टार्ट करते हैं, एक इकट्ठे पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत अच्छे से ख़त्म करते हुए मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। अब एक बार अगर यहीं पे अगर मैं रोज रहा हूँ तो एक बार रिवाइव तो करवा ही सकता हूँ, इतना तो मेरे पास है दम, ठीक है। देखो ब्लड एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसमें 3 लोड होते हैं, फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट। फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बोला प्लाज्मा स्टोरलर होता है, विट्रस फ्लूइड होता है। नियरली ब्लड में 55% प्लाज्मा पाए जाते हैं, उसमें भी 55% में भी बात है 90 से 92% पानी होते हैं, 6 से 8% प्रोटीन होते हैं। उसमें से तो मेजर प्रोटीन का नाम बताया जाए, फिब्रिनोजन जो कि क्लॉटिन ऑफ फैक्टर होता है, लिम्फोग्लोबुलिन जो कि लिम्फोसाइट में या हमारे इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है, एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है। लेकिन प्लाज्मा में तो स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल पाए जाते हैं जैसे सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, पोटेशियम आयन, तो हमारे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड भी पाए जाते हैं। प्लाज्मा में तो ट्रांजिएंट फॉर्म के लिए हमारे पाए जाते हैं, मतलब तो ये सारी चीज़ें जो हमारे अमीनो एसिड है, जो हमारे आयन्स है, जो हमारे मिनरल्स है, वो हमेशा ट्रांजिएंट फॉर्म में पाए जाएंगे, परमानेंट फॉर्म में नहीं पाए जाएंगे। फिर उसके बाद अदर बात है प्लाज्मा में जो ये सारी चीज़ें होंगी, प्लाज्मा में ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर होंगे, ये सारे इनएक्टिव फॉर्म में होंगे, एक्टिव फॉर्म में नहीं होंगे। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इसे हम बोलते हैं सीरम। फॉर्म एलिमेंट 45% होते हैं, इसमें 3 लोग आते हैं, इरेथ्रोसाइट, इरेथ्रोसाइट को आरबीसी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट को डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, प्लेटलेट को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। इन तीनों को मिला दिया जाए फॉर्म एलिमेंट बोलते हैं, इन तीनों को मिला दिया जाए तो 45% ऑफ ब्लड पाए जाते हैं। इरेथ्रोसाइट आरबीसी बोलते हैं, मोस्ट एबंडेंट ऑफ ऑल सेल इन द ब्लड होते हैं। हेल्दी ह्यूमन बीइंग में 5 मिलियन से 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी पाए जाते हैं। आरबीसी में बात है, आरबीसी कहाँ पे पाए जाते हैं, रेड बोन मैरो इन एडल्ट में, ठीक है। आरबीसी के पास जो न्यूक्लियस होता है वो गायब हो जाता है, डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल। ऑल ऑफ द मैमल्स नहीं है, यहाँ पे याद रखना मोस्ट ऑफ द मैमल, तो इस मोस्ट पे ध्यान दे देना भैया, तो चीज़ें मेरी बात मान लो, मोस्ट ऑफ द मैमल, ठीक है। फिर उसके बाद कि इसका शेप जो होता है बाइक्ट्रॉन, वेक्स नहीं होता, बाइक्ट्रॉन शेप होता है, रेड कलर का होता है, आयरन कंटेनिंग होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से इसका कलर रेड होता है और 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन हर 100 ml ब्लड में पाया जाता है। यहाँ पे ये जो आरबीसी होता है वो हमें ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में सिग्निफिकेंट रोल अदा करता है। आरबीसी का लाइफ स्पेन 120 डेज होता है और इसका डिस्ट्रॉय कहाँ होता है, ग्रेवयार्ड कहाँ पे होता है, स्प्लीन होता है। ल्यूकोसाइट तो डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, कलरलेस होते हैं क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाते, न्यूक्लिएटेड होते हैं और इनका नंबर जो होते हैं 6000 से 8000 mm-3 होते हैं, शॉर्ट लिप होते हैं, करीब 1 से 2 वीक होता है। इन 2 मेन कैटेगरी में होता है, जेनलोसाइट, एजेनलोसाइट। जेनलोसाइट में जो होता है वो होता है न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, बेसोफिल। ए जेनलोसाइट में कौन होता है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। न्यूट्रोफिल कितने होते हैं, मोस्ट एबंडेंट सेल होते हैं, 60 से 65% होते हैं टोटल डब्ल्यूबीसी से। बेसोफिल लीस्ट होते हैं, 0.5 से 1% होते हैं, इन्फ्लामेशन में तो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में तौर सकते हैं। न्यूट्रोफिल मोनोसाइट को मिला दिया जाए तो फैगोसाइटोसिस करते हैं, मोनोसाइट करीब 6 से 8% होते हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं बेसोफिल की बात है। बेसोफिल 3 चीज़ सिक्रेट करता है, हिस्टामिन जो कि बेसोडायलेटर होता है, सेरोटोनिन जो कि बेसोकॉन्ट्रैक्टर होता है, हेपेरिन एंटी टॉर्जुलेंट होता
होता है जो कि इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में कॉज करता है। फिर एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन की बात कर ली जाए तो एडर्नल ग्लैंड में जब एडर्नल कॉर्टेक्स पढ़ोगे तो वहाँ पे कॉर्टिसोल और पढ़ोगे तो वो एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन कॉज करता है, शो करता है। इसनोफिल 2 से 3% होता है, ये इन्फेक्शन को रेजिस्ट करता है। यहाँ पे सारे फीचर तो देख लेना। फिर उसके बाद हम एक ट्रिक आती है नो लॉन्जम मंची बनाना, मतलब सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट 20 से 24% मोनोसाइट जो होता है वो कितने होते हैं, मोनोसाइट 6 से 8% हो जाते हैं। इसनोफिल जो हो जाते हैं वो 2 से 3%, बेसोफिल 0.5 से 1% हो जाते हैं, ठीक है। फिर थ्रोम्बोसाइट की बात करें, ये कहाँ से निकाला गया है, मेटोटेरियोसाइट सेल से निकाला गया है। कहाँ पे पाए जाएंगे, बोन मैरो में पाए जाएंगे। करीब नंबर कितना होता है, 1.5 लाख से 3.5 लाख हो जाएंगे। ये क्लॉटिंग फैक्टर में हेल्प करते हैं। अगर इनका क्लॉटिंग फैक्टर जो नंबर हो जाए वो कम होता जाए तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, जैसे कि एनीमिया और जॉन्डिस हो जाता है। ब्लड ग्रुप की बात करी है तो 2 ब्लड ग्रुप मेजरली हम लोग पढ़ते हैं वाइडली, एबीओ आरएस। एबीओ ब्लड ग्रुप किस पे वेट होता है, आरबीसी के सरफेस में जो एंटीजन पाया जा रहा है, अगर उसमें पाया जाए ए सरफेस ए एंटीजन तो हम उसे बोलेंगे ए ब्लड ग्रुप, अगर बी एंटीजन पाया जाए तो बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। और उस हिसाब से उसके विपरीत 2 एंटीबॉडी भी पाए जाते हैं, नेचुरल एंटीबॉडी भी पाए जाते हैं, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। अगर इन ये सब तो ये तो एंटीजन और एंटीबॉडी को मिला दिया जाए तो हमारे 4 टाइप के ब्लड ग्रुप मिलते हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप। मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या होता है, देखो जब हम लोग ब्लड मिलाते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाते हैं तो बेसिकली ब्लड डोनर और ब्लड रेसिपिएंट दोनों का ब्लड मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं हुआ तो जिसकी वजह से जो ब्लड क्लम्पिंग हो जाता है, क्लम्पिंग मतलब जो ब्लड रेसिपिएंट वाला होता है उसके ब्लड को क्लम्प कर देता है और जिससे ब्लड डिस्ट्रॉय हो जाता है तो फिर खतरा पड़ जाता है। और जब ब्लड ग्रुप जो है उसका एंटीजन सेम हो जाता है, ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास एंटीजन ए हो जाए और उसका एंटीबॉडी विपरीत हो जाए तो एंटीबॉडी बी बनाएगा। ब्लड ग्रुप बी है तो उसका एंटीजन बी हो जाए और उसका एंटीबॉडी ए हो जाएगा। अगर ए बी है तो दोनों एंटीजन पाया जाए, एंटीजन ए पाया जाएगा, एंटीजन बी पाया जाएगा तो एंटीबॉडी कोई नहीं पाया जाएगा। वहीं पे अगर ब्लड ग्रुप ओ है, ओ का मतलब नील, तो एंटीजन नहीं पाया जाएगा और एंटीजन नहीं पाया जाता तो एंटीबॉडी ए पाया जाएगा और एंटीबॉडी बी पाया जाएगा। जब एंटीबॉडी के हिसाब से हम लोग देते तो हमें ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं देखने को मिला और इसी वजह से यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, रेसिपिएंट होता है। फिर वहीं पे ओ वाले पे बात कर दी जाए तो यहाँ पे दोनों एंटीबॉडी मिलते हैं, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी मिलते हैं और इसी वजह से ये सब तो डोनेट कर सकते हैं, इसी वजह से हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। फिर हम आर्यन यूरोपियन में आ जाते हैं। हमने सबसे पहले आर्यन यूरोपियन रेसर मंकी में देखा था नियरली 80% ह्यूमन आरबीसी के सरफेस पे आर एच पॉजिटिव एंटीजन देखने को मिला, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं आर एच पॉजिटिव। और जिनके आरबीसी के सरफेस पे वो एंटीजन देखने को नहीं मिला उन्हें हम बोले आर एच निगेटिव। जब एक केस बन रहा है, एक बात बता रहे हैं, अगर एक पर्सन आर एच निगेटिव है, उसका ब्लड आर एच पॉजिटिव ब्लड वाले पर्सन से मिल जाता है तो स्पेसिफिक एंटीबॉडी बना लेता है वो पर्सन अगेंस्ट आर एच एंटीजन से। और इसी वजह से हम आर एच एंटीजन, आर एच ग्रुप वाले ब्लड ग्रुप वाले तो हम काफ़ी ट्रांसफ्यूजन करवाने से पहले मैच करना होता है। फिर बोलें एक स्पेशल सेक्स होता है आर एच इनकम्पैटिबिलिटी, जहाँ पे प्रेग्नेंट मदर आर एच नेगेटिव होता है, फीटस जो होता है आर एच पॉजिटिव होता है। इनके फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान जो होता है ब्लड आपस में मैच नहीं हो सकता है, मिलता नहीं है, क्योंकि भैया प्लेसेंटा एक दीवार बना देता है मदर और फीटस के ब्लड के मिलने के ना मिलने के लिए। लेकिन जब डिलीवरी होता है, फर्स्ट डिलीवरी होता है, तब थोड़े अमाउंट ऑफ ब्लड जो होता है, पॉसिबिलिटी होता है, ऐसा जरूरी नहीं है मिलता है, लेकिन पॉसिबिलिटी होता है कि भैया जो फीटस का ब्लड होता है आर एच पॉजिटिव, वो स्मॉल अमाउंट ऑफ दी आर एच पॉजिटिव फीटस का ब्लड होता है और मैटरनल का जो ब्लड होता है वो आपस में एक्सपोज कर जाते हैं। और एक्सपोज करने के बाद वो मदर जो होती है एंटीबॉडी बना लेती हैं अगेंस्ट आर एच एंटीजन से। फिर उसके बाद जब सब्स्टिट्यूएंट प्रेगनेंसी होता है तो फिर जो ये एंटीबॉडी मदर के अंदर बना होता है वो एंटीबॉडी लीक कर जाता है क्या नाम है फीटल के आरबीसी में, और फिर उस आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देता है। और डिस्ट्रॉय करने के बाद जिसकी वजह से सीवियर प्रॉब्लम हो जाता है बच्चे के अंदर, फीटल के अंदर, जैसे कि एनीमिया, जॉन्डिस, और इस कंडीशन को बोलते हैं इरेक्टोब्लास्टोसिस फिटिलियासिस। इसे हमें दूर करने के लिए अगर फर्स्ट बच्चे की जब डिलीवरी हो रही है अर्जेंट इमीडिएटली तुरंत हमें एंटी आर एच एंटीबॉडी मदर को वैक्सीन दे देनी चाहिए, जिसकी वजह मदर के अंदर एंटीबॉडी नहीं बनेगा, और एंटीबॉडी नहीं बनेगा तो वो मदर बेसिकली नेक्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी चीज़ डैमेज नहीं होगा, मतलब कुल मिलाते जो फीटल का आरबीसी डैमेज नहीं कर पाता। फिर कोआगुलेशन ऑफ ब्लड में बात यह है, जब आपने अपने हाथों में कुछ चोट लगी
हो रही है, तो आपसे लगातार ब्लड नहीं फ्लो हो रहा होता, काफ़ी समय बाद बंद हो गया होता है, ये सारे मैकेनिज्म क्यों होता है बेसिकली अब हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला फिब्रिन, फिब्रिन एक हमारे फॉर्म एलिमेंट के डेड सब्सटेंस, मतलब हमारे डेड फॉर्म एलिमेंट कुछ हमारे डेड सब्सटेंस, ये एक मिलती, ये ट्रैप करके फाइबर बना लेते हैं, थ्रेड बना लेते हैं, क्लॉट बना लेते हैं और चिपक जाते हैं, रेडिस होता है, डेड होता है, एकदम होता है, ठीक है, पपड़ी बोलते हैं। फिर अब हम इसे हम बताने के लिए हम सीधे सीधे अपने मेथड पे ले आते हैं। प्रोथ्रोम्बिन, तो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज होता है, और फिर यही थ्रोम्बिन होता है, ये फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, और यही फिब्रिन हमें जो ब्लड होता है कंटिन्यूअस जो बहता रहता है इसे रोक लेते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं टेस्टेटिव प्रोसेस। और इसमें कौन सा विटामिन इन्वॉल्व होता है और इसमें कौन सा आयन इन्वॉल्व होता है, कैल्शियम आयन, ठीक है। फिर लिम्फ की बात है, लिम्फ की बात है तो जो ब्लड होता है वो पास करते हैं कैपिलरी से टिश्यू में आते हैं, और तो उसके साथ वाटर निकलते हैं, मिनी स्मॉल सोल्यूबल सब्सटेंस पाए जाते हैं, हमारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, गैसेस पाए जाते हैं, ये सारे चीज़ें पाए जाते हैं, लेकिन एक्सेप्ट लार्जर प्रोटीन, लार्जर प्रोटीन में आरबीसी आ जाएंगे, प्लेटलेट्स आ जाएंगे, ठीक है। और इसी फ्लूइड को बोलते हैं, जब हमारे कैपिलरी और टिश्यू के बीच में आते जो फ्लूइड पाया जाता है तो इसलिए हम बोलते हैं इंटर, इंटर मतलब बीच में, और इंटर स्टीशियल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। और इसे तो हम बोलते हैं टीशल फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड। फिर लेकिन वहीं पे बात है, यहाँ पे एक कैपिलरीज निकलते हैं जिसे हम बोलते हैं कैपिलरीज बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम निकलते हैं जिसे हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें सारे प्रोटीन होते हैं, और ये लिम्फेटिक सिस्टम कहाँ पे डाल दिए जाते हैं, मेजर वेन्स में डाल दिए जाते हैं, और इसी तो हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, इसी तो हम बोलते हैं लिम्फ। और लिम्फ कलरलेस होता है, स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट में हेल्प करता है, इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करता है। लिम्फ इंपॉर्टेंट कैरियर होता है, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, फैट एब्जॉर्ब होता है लैटियल इन इंटरस्टिशियल ब्लाइंड। आई होप मैं दोबारा एक बार पढ़ाया 2-3 बार और रिवीजन भी करवा लिया। मुझे लगता है इतने पेज में एनसीईआरटी में तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो भैया अब हम लोग नेक्स्ट में मिलेंगे ज़रूर।